डिस्कस किया सर था। एक और चीज पढ़ी थी। क्या कह रहा है भाई, क्या बोल रहा है? सर एक और चीज पढ़ी थी। अबे तू अब चुप रहा, मुझे पढ़ाने दे, बीच में डिस्टर्ब मत किया कर, सारी क्लास खराब कर देता है यार। बता देंगे वो भी क्या पढ़ा था। तो क्रिटिकली में बच्चों हमने पॉजिटिव पॉइंट भी पढ़ने हैं, लिखने हैं एग्जाम में। हालांकि फिर भी कुछ बच्चे कहेंगे एमसीक्यूज क्या लिखे। तो क्रिटिकली में पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, पॉजिटिव 10-15% और नेगेटिव सारे के सारे। तो क्रिटिकली में हमने ये पढ़ा था कि सरकार ने इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे कमर्शियल बैंक खोले, 1969 के बाद प्राइवेट बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया, डिफरेंट गवर्नमेंट इंटीरियर एरिया में भी बैंक खुलने लगे और लोगों को फाइनेंस वगैरह इजीली मिलने लगा। बस इतना ही तो हुआ पॉजिटिव। सारे नेगेटिव पॉइंट ही डिस्कस करने हैं। इनसफिशिएंसी पढ़ा था हमने कि जितने इंडिया की रिक्वायरमेंट है, लोगों की रिक्वायरमेंट है, उतने बैंक नहीं खुल पाए हैं रूरल एरिया में। ऐसे ही हमने पढ़ा था इनएडिक्वेट कवरेज, पूरी इंडिया को कवर अप नहीं कर पा रहे हैं। लेस अटेंशन टू द पुअर एंड माइल्ड फार्मर्स, कि जिनको लोन चाहिए उन्हें ही नहीं मिलता, बाकी सबको मिल जाता। ऐसे ही होता है। ओके। और इनएडुकेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन, जितना अमाउंट उन्हें चाहिए उससे कम मिलता है। ग्रोइंग ओवरड्यूज, इसमें क्या पढ़ा था बच्चों? जो फार्मर्स लोन ले लेते हैं, यानी कि बैंक लोन देते हैं, वो वापसी नहीं आता। वापसी नहीं आता मतलब दो रीजन से वापसी नहीं आता। इधर फार्मर के पास होता ही नहीं है क्योंकि उसकी क्रॉप खराब हो गई या कुछ भी हो गया, या वो देना नहीं चाहता किस लालच में कि हो सकता है सरकार इलेक्शन के चक्कर में माफ कर दे उसका लोन। तो बैंक तो दोनों ही केस में फंस गए। अगर फार्मर के पास नहीं हुआ तो भी फंस गए बैंक, और सरकार ने वोट के लालच में उनका माफ करा दिया तो भी बैंक फंस गए। तो इस कारण से बैंक ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते उनको लोन देने, ये भी रीजन। फिर हमने बच्चों एक एग्रीकल्चर मार्केटिंग पढ़ा, और एग्रीकल्चर मार्केटिंग में कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, वो डिस्कस किए थे हमने, और वो फटाफट पढ़ते। एक तो था जब क्रॉप तैयार हो जाती, तैयार होने के बाद कट करेंगे, तो कलेक्शन, फार्म प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्टिंग, उसके बाद प्रोसेस करेंगे। तो लेट क्यों आया है? क्या कह रहा है? बारिश आ रही थी तो भीगा हुआ नजर आ रहा है मुझे। यहीं से तो रहता है तो ये बारिश में नहीं आई है? ये बाकी बारिश में नहीं आए। तेरे घर ज्यादा तेज आ रही होगी, पानी भर गया होगा नहीं? कितने पानी भरे? सॉरी बोलने से क्या होता है? मैं लगा दूं है? चलो छोड़ो। प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे बच्चों। ये ईशान बताएगा। ईशान बच्चे बता, प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? क्या? सेकंड पॉइंट बता जल्दी। सर प्रोसेसिंग, सर क्वेश्चन 7B पार्ट से खुले हुए हैं। हाँ तो बोलना जल्दी। यस सर। सर जो प्रोड्यूस करते हैं फार्मर्स, उसको फिर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो सेकेंडरी एक्टिविटीज में जो आता है वो वाला। गलत बोला तो इसका मतलब लास्ट क्लास में तेरा ध्यान ही नहीं था। चलो मुस्कान आप ही बताओ, आपने शायद पिछली बार भी बताया। यस सर, मैंने पूछा था आपसे। हाँ तो बता दो। चलो अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे। सर प्रोसेसिंग में ये था कि जैसे राइस होता है एक, तो जो प्रॉपर राइस होता है उसको उसके आउटर छिलके से अलग करना, ये होता है प्रोसेसिंग में। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, ये जो क्रॉप है, चाहे वो व्हीट हो या राइस हो, ये ऐसी नहीं होती जैसी आपको नजर आती है। ये मतलब एक छिलका होता है, उसके अंदर होती है ये, चाहे व्हीट हो या राइस हो। तो फार्मर के पास कुछ मशीनें होती है, उससे वो उसको अलग कर देते हैं, व्हीट अलग उसका छिलका अलग। छिलका भी यूज होता है बच्चों, उसको पता है तुम लोगों को? छिलका भी यूज होता है और अंदर का माल हम लेते हैं। ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़। ग्रेडिंग ऑफ द प्रोड्यूस। ग्रेडिंग का मतलब बच्चों, ग्रेडिंग का मतलब अच्छी क्वालिटी का वीट और खराब क्वालिटी का वीट अलग अलग करना। अच्छी क्वालिटी का राइस और खराब क्वालिटी का राइस। और राइस में तो बहुत सारी किस्में, ये तो आपको पता ही है। बहुत सारे आप बिरयानी वगैरह खाते होंगे, पता चल जाता हो। उसके बाद है पैकेजिंग ऑफ द प्रोड्यूस। पैकिंग करना, बोरियों में डालना। इसका मतलब सिंपल देसी भाषा में समझे ना, नहीं तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। बोरियों में डाल डाल के तो बिकते हैं बच्चों ये वीट और राइस। ओके। और स्टोरिंग ऑफ द प्रोड्यूस का मतलब गोदाम में रखना।
और ट्रांसपोर्टेशन यानी कि गांव से शहर तक भेजना। तो ये सारे प्रोसेस एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। तो मीनिंग पढ़ते हैं। मीनिंग बच्चों इसी को क्लब किया हुआ है ये सारे प्रोसेस को, दैट इज मीनिंग। मीनिंग में क्या लिखा हुआ है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज ए प्रोसेस that involves assembly, storage, processing, transportation, packaging, grading and distribution of different agricultural commodities across the country। across the country का मतलब गांव से शहर की तरफ भेजना, मूव करना। चलो हमारा हो गया लास्ट क्लास। फटाफट शुरू करते हैं, अब ध्यान से धीरे धीरे पढ़ेंगे। Explain the measures taken by government to improve agriculture marketing। measures जो गवर्नमेंट ने फॉलो किए हुए हैं किस टू इम्प्रूव करना। अब सुनो बच्चों, फार्मर्स को जो जो प्रॉब्लम्स आती है ना, तो गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स किए हुए हैं। फार्मर जब अपना माल लेके शहर जाते हैं ना, तो उनको मार्केट में ही तो बेचना है। मार्केट को हिंदी में मंडी बोलते हैं बच्चों, मंडी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, रेगुलेटेड मार्केट। पहले मैं आपको प्रॉब्लम तो बताऊं, तभी तो ये समझ आएगा। प्रॉब्लम भी सुनो। जब मंडी में लेकर जाते हैं तो मंडी में कौन होंगे? ट्रेडर्स। ट्रेडर्स की वेट मशीन खराब होती है। खराब होती नहीं है, खराब की जाती है डेलिबरेटली। वो कैसे? क्योंकि माल तभी तो उनको ज्यादा मिलेगा ना ट्रेडर्स को। और एक की नहीं, कईयों की होती हो। दूसरा, कोई रूल्स, वैसे सरकार ने कई सारे रूल्स बनाए हुए हैं, कोई रूल्स फॉलो नहीं होते। कहने के लिए उन पेपर जरूर रूल्स होते हैं, लेकिन कोई रूल्स फॉलो होते नहीं। जरा डिस्कशन करते हैं क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले सरकार ने क्या किया? रेगुलेटेड मार्केट्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड विद ए व्यू टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स फ्रॉम मैल प्रैक्टिस ऑफ सेलर्स। मैल प्रैक्टिस ऑफ सेलर्स का मतलब उनकी वेट मशीन खराब हो सकती है। और ये कई साल पहले ना, अभी तो यूपी का सीएम कौन है बच्चों? योगी। ओके, यूपी का सीएम योगी है। सुहाना सुहाना सुहाना, तुम्हें आवाज आ रही है? हाँ, अब पता चल गया मैं क्यों पूछ रहा हूँ, आवाज आ रही है? ओके, ये भी पता चल गया। अब बच्चों ने बताया यूपी का सीएम योगी है, बिल्कुल ठीक। योगी से पहले कौन था वो बता दो। अखिलेश यादव। तेरा नाम सुहाना है अक्षर? तू बीच में क्यों अपनी नाक अड़ाता है या टांग अड़ाता है भाई? सर मैंने सुना नहीं सुहाना। चलो ठीक है, अक्षर ने वैसे बिल्कुल ठीक बताया कि योगी से पहले अखिलेश यादव था। अब मैं क्यों पूछ रहा हूँ वो सुन लो। जब अखिलेश यादव नया नया चीफ मिनिस्टर बना था, तो जब ये नए नए बनते हैं ना, तो ये बड़ा न्यूज़पेपर दिखाने के लिए शोबाजी करते हैं। तो ये भी उन रेगुलेटेड मार्केट में गया, मीन्स मंडी में गया, क्योंकि न्यूज़पेपर में आया था, तभी मैं आपसे एक बात शेयर कर रहा हूँ, कई साल पहले का एग्जाम। और ये एक वेट मशीन पे चढ़ गया, मतलब जैसे बोरियां रखी जाती है ऐसे ये भी चढ़ गया, और इसका वेट आया 40 kg। जबकि वेट इसका कितना होना चाहिए? 60-70 एटलीस्ट तो होना चाहिए ना। तब न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी हेडिंग्स आई थी कि हमारे चीफ मिनिस्टर केवल 40 kg के, मतलब टोंड में, यानी कि उनकी वेट मशीन खराब थी। तो ये एग्जाम्पल, मतलब ये न्यूज मैंने पढ़ी थी, इसलिए आज तक मुझे याद। तो इसलिए मैंने योगी से पहले पूछा था। बच्चों की जीके भी अच्छी है। ओके ठीक है, गुड। तो रेगुलेटेड मार्केट में जो मैल प्रैक्टिस की जाती है, तो इनसे बचाना। अब इनसे बचाना मीन्स टाइमली उनकी वेट मशीन चेक कीजिए। जैसे पेट्रोल पंप वाले भी बच्चों, पता है ये भी बड़ा गड़बड़ करते हैं। मेरे साथ कर दिया यार एक बार, अभी चलो छोड़ो, वो लंबी कहानी है। लेकिन ये पेट्रोल पंप वालों की भी मशीन खराब है। नहीं नहीं, और नहीं 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 नहीं, मुझे पता तुम्हें मजा आएगा, लेकिन नहीं। ओके, तो वो तो बुक का था ना, मतलब एग्जाम्पल वेट मशीन, इसलिए पेट्रोल पंप में क्या बता रहा। मार्केट सिस्टम इज मेड ट्रांसपेरेंट विद a strict visit on the use of proper scales and weight। हो गया ना बच्चों ये वाला कि प्रॉपर वेट एंड स्केल यूज होना चाहिए। The market committee ensures that the farmer get appropriate price for their produce। मार्केट कमेटी का मतलब क्या होता है ये भी सुन लो। मार्केट कमेटी का मतलब ये जो ट्रेडर्स और फार्मर्स को मिलाकर एक कमेटी बनाई जाती है। सारे ट्रेडर्स भी नहीं होने चाहिए, वो तो अपने फायदे के लिए देखेंगे। सारे फार्मर्स भी नहीं होने चाहिए, वो अपने फायदे का सोचेंगे।
तो ट्रेडर्स और जो फार्मर्स है उनको मिला के कमेटी बनाई जाती है जिसको मार्केट कमेटी बोलते हैं, और वो मार्केट कमेटी प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है जिससे कि फार्मर को कोई नुकसान ना हो। बट सरकार का काम है कि उस मार्केट कमेटी की एक्टिविटीज भी चेक करते रहना। ठीक है, तो ये था पहला रेगुलेटेड मार्केट। सरकार ने क्या किया कि जो भी मार्केट है उसमें नियम कायदे कानून फॉलो करने चाहिए। वैसे ऑन पेपर ही हो रहा है बच्चों, ये तो फार्मर या बॉर्डर पे बैठे नहीं होते। ठीक है, हालांकि अब कम हो गए लेकिन है तो सही, कुछ तो रीजन होगा। सेकंड है कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था ना, हमने वैसे उसमें पढ़ा था कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में क्या पढ़ा था बच्चों कि फार्मर्स अपने पैसे को पूल कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, जिसको जरूरत है उसको दे देते हैं। ऐसे हमने अमूल का एग्जाम्पल पढ़ा था, वो कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटी होगी, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड पढ़ा था ना। ऐसे ही होता है कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज। इसका क्या मतलब है, फार्मर्स क्या करते हैं, ये हमने शायद कोऑपरेटिव फार्मिंग में पढ़ा भी था। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होती है ये बताएगा पुलकित। पुलकित बता भाई, कोऑपरेटिव फार्मिंग। सर जब वो लोग पूल करके 3-4 लैंड्स को पूल करके समझ गया मैं, सब समझ एक गया साथ जो तू करते हैं। बोल रहा है, बिल्कुल ठीक, तेरा सही है, कॉन्सेप्ट तेरा सही है। अब मैं इसको डिटेल में बता। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब होता है बच्चों, फार्मर्स अपना लैंड इकट्ठा कर लेते हैं, सब मिलकर काम करते हैं, जो भी प्रोडक्शन होगा मार्केट में सेल करेंगे, और जो मिलेगा उसको अपने लैंड के रेशियो में बांट लेते हैं। जिसका बड़ा लैंड ज्यादा मिलना चाहिए, छोटा लैंड कम मिलना चाहिए। ऐसा ही कुछ है यहाँ पे कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज। इसका मीनिंग क्या पढ़ते हैं? The government is encouraging the formation of cooperative agriculture marketing society. As members of their societies, farmers find themselves better bargainers. अब ये सुनो जरा ध्यान से, इसका मतलब क्या है? फार्मर्स की बार्गेनिंग कैपेसिटी हमेशा ट्रेडर से कम होती है। वानिका सिंगल बताएगी फार्मर्स की बार्गेनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है और ये ट्रेडर से कम कैसे होती है। सर मतलब कि ट्रेडर्स उनसे उनके फार्म प्रोड्यूस के लिए बहुत ही कम अमाउंट देते हैं, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स होते हैं इसलिए कंपटीशन होता है, तो वो बार्गेन कर पाते हैं। ओके सुनो, अब सब बच्चे ध्यान से सुनो, क्योंकि यहाँ पे ऑफलाइन भी बच्चे ना, उनको वानिका की आवाज नहीं आएगी, इसलिए मैं बता दूं कि डिटेल में डिस्कशन क्या है कि फार्मर की बार्गेनिंग कैपेसिटी कम क्यों होती। फार्मर्स एक तो पुअर होते, एजुकेटेड नहीं होते, इलिटरेट होते हैं, उन्हें नहीं पता सरकार ने उनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं, और कम्युनिकेशन स्किल चलो मान लिया अच्छे नहीं होते, एक बच्चे ने बोला, और सबसे जरूरी वो पैसे के नीडी होते हैं। डेटर्स होते हैं ना, पैसा पहले से ही मार्केट से उठाया होता है उन्होंने, नीडी होते हैं। तो जब वो माल बेचने जाते हैं, ट्रेडर को पता होता है ये जरूरतमंद फार्मर है, क्योंकि जनरली गरीब फार्मर्स ही होते हैं। तो ट्रेडर जैसे मान लिया 10 रुपए का रेट है, पहले से ही प्लानिंग करके बैठे रहते हैं, 7 रुपए से ज्यादा देंगे। अब वो ट्रेडर ए के पास जाता है, वो भी 7 रुपए बोल रहा है, बी के पास जाता है, वो भी 7 रुपए बोल रहा है, सी के पास जाता है, वो भी 7 रुपए बोल रहा है। तो फार्मर को मजबूरी में किसी को तो बेचना पड़ेगा ना। माल का रेट है उसका 10 रुपए, उसे पता भी है 10 रुपए, बट कोई दे तो नहीं रहा उसको। और वापिस अगर लेके जाएगा, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, वापिस लेके जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई, जाने की भी लगी, आने की भी लगी, और माल उसका बिका नहीं, जेब से पैसे और लग गए। पहला नुकसान। दूसरा नुकसान, पुअर फार्मर की बात कर रहे हैं, उसके पास तो वेयर हाउस फैसिलिटी भी नहीं होती, तो घर के बाहर रखेगा, बारिश अचानक आ जाएगी, बेचारा भीग गया, देखो ये बच्चा कितना भीगा हुआ है ना। तो अचानक बारिश आ गई तो क्या होगा, उसका माल खराब। तो फार्मर को भी पता है कि मेरी ये मजबूरी है, इसलिए वो मजबूरी में अपना एक्सप्लॉयटेशन करवाता है। अब सुनो, फार्मर्स को पता चल गया मैं अकेला जाऊंगा तो मेरा एक्सप्लॉयटेशन होगा, तो क्यों ना मैं ग्रुप में जाऊं। अब ग्रुप में जाने का फायदा सुनो, आपने खुद फील किया होगा अपने स्कूल में जब ऑफलाइन था, अगर आपको किसी टीचर की शिकायत करनी है, पहले भी एग्जांपल दिया था, अकेले जाओगे ना प्रिंसिपल के पास, कुछ नहीं होना। 2 जाओगे तो थोड़ा सा देख लेंगे, अच्छा
पूरी की पूरी क्लास उठ के जाएगी, ऐसा सर होता है टीचर ना को कई हटा बार। देंगे। तो कुछ हो सकता है, ऐसा ही है ना। यानी कि जब आप यूनाइट होकर जाएंगे तो आपके लिए सोचा जाएगा। ऐसे ही फार्मर्स जब यूनाइट होकर जाएंगे, यानी कि पहले से ही डिसाइड कर आज के दिन जाएंगे और सब मिलकर जाएंगे, तब तो उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी द ट्रेडर, क्योंकि ट्रेडर को भी तो बिजनेस करना है। बिजनेस तब करेगा जब उसके पास माल होगा, और माल तो फार्मर देंगे ही नहीं, उसे बिजनेस कैसे करेगा। ठीक है, तो इसलिए वो यूनाइट होके जाते हैं। इसलिए सरकार ने कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज बनाई हुई है, जिससे कि जब भी मार्केट में जाओ अकेले मत जाओ, एक्सप्लॉयटेशन होगा, साथ में जाओ। और कोई कम दे रहा है तो बेचो ही मत, दूसरा कम दे रहा है बेचो ही मत, तीसरा कम दे रहा है बेचो ही मत। उससे क्या होगा, उसको भी तो बिजनेस करना है, मजबूरी तो उसकी भी है, जो माल होगा उसी से तो बिजनेस करेगा। तो बच्चों ये पॉइंट समझ आया आपको, सरकार ने क्या किया हुआ है, इनको इंकरेज किया हुआ है कि आप ऐसी सोसाइटी बनाओ। उसके बाद अगला है प्रोविजन ऑफ वेयर हाउस फैसिलिटी। एक और प्रॉब्लम थी पुअर फार्मर की, अभी डिस्कस किया ना, वो वापस लेके जाएंगे तो उनके पास रखने को स्पेस नहीं है, तो सरकार उनको शहरों में, गांव में नहीं, क्योंकि जिस दिन मंडी में लेकर आ गए अब उनका माल नहीं बिका, तो वहीं शहरों में वेयर हाउस फैसिलिटी मिल जाए तो ज्यादा अच्छा। हालांकि गांव में भी मिल जाए, क्योंकि गांव में से वेयर हाउस में रख दिया और तभी शहर गए। आजकल तो फोन वगैरह हो गए, पहले ही पूछ लिया भाई क्या रेट देगा, रेट देगा तो लेकर आओ, नहीं तो मेरा तो माल गोदाम में ही पड़ा है वो सही है। और अगर वो शहर ले भी आया तो शहरों में भी वेयर हाउस फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, जिससे कि उसको वापसी ना ले जाना पड़े, वहीं मंडी के पास कहीं रख दे। ठीक है, तो सरकार ने किया बहुत कम रेंट पर, विद व्यू टू अवॉइड डिस्ट्रेस सेल। डिस्ट्रेस सेल का मतलब, ये पॉइंट आ सकता है एमसीक्यूज में, अंडरलाइन कर लो। डिस्ट्रेस सेल का मतलब जब बहुत जरूरत में फार्मर्स अपना माल बेचते हैं। फार्मर्स तो बहुत जरूरत में 7 रुपए में भी बेच देंगे बच्चों, 5 में भी बेच देंगे, 10 का माल 2 में भी बेच देंगे, उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रेस सेल। ठीक है, तो डिस्ट्रेस सेल बोलते हैं उसको। The government is offering warehouse facilities to the farmers. Storage helps the farmer to sell their produce at a time when the market price is lucrative high. मतलब जब मार्केट प्राइस ज्यादा हुआ तब बेचे, क्यों, अपना एक्सप्लॉयटेशन कराए। सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट, सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट का मतलब मुझे अदिशा गुलाटी बताएगी। अदिशा, सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट मीन्स? सर जो ट्रांसपोर्टेशन पे डीजल वो सब्सिडाइज रेट पे बेचते हैं, क्योंकि ट्रक्स में डीजल नहीं, वो तो बात आप ठीक कह रहे हो, लेकिन यहाँ सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट का मतलब ही अलग। वो आपने बात ठीक की कि डीजल पे सब्सिडी है जिससे कि हो सकता हो। बच्चों, सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जो फार्मर्स जब माल लेके शहर जा रहे हैं तो उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज सस्ती प्रोवाइड की, तो सरकार टाइम टू टाइम पर उनके लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती भी। लेकिन हर फार्मर्स के लिए तो नहीं हो सकती, कुछ फार्मर्स के लिए होगी। कई बार तो इंडियन रेलवे उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाता है। ट्रेन का कॉस्ट वो जो बड़ी सस्ती आती है, पता है आप लोगों को, ट्रक के कंपैरिजन में ट्रेन सस्ती होती है, पता है? ये नहीं पता? ट्रक के कंपैरिजन में, ट्रक में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा आती है और ट्रेन में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आती है। तो सरकार कई बार स्पेशली उनके लिए ट्रेन भी चलाती है। तो भाई एक कार्तिक बजा जा रहा है, क्या लाया भाई? उसके बाद है डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। अब ये डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट में मुझे किससे पूछना है? किसी का नाम लेने वाला हूँ। अक्षत शर्मा, अब तो रिमूव हो रहा है क्योंकि तूने मेरे कहने के बाद भी नहीं खोला। अक्षत टाटा कर ले बेटा। और हेलो 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 नहीं, अब चला जा तू यहाँ से। सुहाना बताओ ये क्या होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस? मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो जो सीलिंग होती है, जो देना ही है। सर इससे ऊपर वाला डिस्कस करेंगे। वो तो कर लिया ना, डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट में ही तो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ओके सर। हाँ जी बोलो।
फार्मर्स को गारंटीड अमाउंट होता है जो मिलेगा प्रोड्यूस के वो लिए, कैसे होता है? तो आई मीन सेटअप होता है वो, मतलब डिसाइड होता है प्राइस एंड फिर उससे नीचे नहीं होना चाहिए। ओके सुनो बच्चों, मैं शायद पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि जब मार्केट में, पहले तो मैंने एक्सप्लॉयटेशन का एग्जांपल दिया कि ट्रेडर उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं कि हर कोई ट्रेडर पहले से ही प्लानिंग करके बैठा होता है, फार्मर आएंगे तो माल तो बेच के जाएंगे क्योंकि मजबूरी में आ रहे हैं, तो हम 10 के माल के साथ लगाएंगे। तो फार्मर पहले के बाद जाता है, दूसरे के बाद जाता है, तीसरे के बाद जाता है, किसी ना किसी को मजबूरी में बेचते हैं। लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब होता क्या है ये सुनो। सरकार पहले से ही अनाउंसमेंट करना शुरू कर देती है क्योंकि उसे पता है फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन होगा, तो पहले से अनाउंसमेंट करना शुरू कर दे कि आपके इसके वीट के या राइस के जो भी है 10 रुपीज पर केजी रेट हमने लगाए हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि फार्मर ट्रेडर को फोर्स करे 10 रुपए दे। ट्रेडर को सरकार फोर्स बिल्कुल नहीं कर सकती कि आप इनको 10 रुपए दो फार्मर। सरकार उनको एक प्रॉमिस करती कि अगर कोई ट्रेडर 10 से ज्यादा दे रहा है, आपको 11 दे रहा है, 10 दे रहा है, 12 दे रहा है, 13 दे रहा है, आप उसको बेच दो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर कोई ट्रेडर आपको 10 से कम दे रहा है तो आप हमें अपना सारा माल बेच दो। किस रेट पे? 10 रुपए पे। तो जब सरकार मंडी में, सॉरी फार्मर मंडी में जाते हैं ना, तो एक तरफ ट्रेडर बैठे होते हैं और एक तरफ बैठे होते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाले लोग, सरकारी लोग, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले लोग। ठीक है, तो पहले जो फार्मर है वो ट्रेडर के पास जाए, ट्रेडर अगर उसे कम दे रहे हैं तो सारा माल किसको बेच के जाएगा? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि सरकार को। और ये जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से ही माल बच्चों वहां जाता है राशन की दुकानों, राशन की दुकानों में माल ही वहीं से जाता है। ठीक है, तो समझ आ गया आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब? हाँ, ये लेकिन लोग उनको पक्का 10 मतलब जो प्राइस फिक्स किया होता है उसी पे बेचते हैं, उनसे मतलब उनके कम रेट पे नहीं बेचते। ये गवर्नमेंट वाले, कॉर्पोरेशन वाले, यस सर। गवर्नमेंट वाले तो जो सरकार ने डिसाइड किया उसी रेट पे लेंगे ना। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कम रेट पे मतलब बेच दे। फार्मर इनको कम रेट पे बेच दे? नहीं, हाँ मतलब ये लोग कम रेट पे उनको दे रहे हैं, फार्मर मतलब पागल है जब उसे पहले से ही अनाउंसमेंट है कि मुझे 10 रुपए में मिलेंगे। नहीं सर, जैसे जो हमारे ट्रेडर्स होते हैं वो उनको पागल बनाकर तो कम रेट वो पे मुझे बेचते बताना है, वो अभी मुझे बताना है, पागल नहीं बनाकर, वो सॉरी बताऊंगा मैं। तुम कुछ क्या पूछ रहे थे? हाँ चलो बात करते हैं बच्चों। यहाँ पे ना कुछ खेल होता है जो कृतिका बता रही है, बस उसको पूछना नहीं आ रहा था। वो खेल क्या होता है कि ये जो ट्रेडर्स हैं अगर 7 रुपए देंगे और यहाँ पे चला जाएगा सारा माल, तो ट्रेडर्स तो बेचारे खाली बैठे रह जाएंगे। तो ट्रेडर्स पहले ही 2-4 दिन पहले या हफ्ते भर पहले ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग बैठे होते हैं ना, इनके घर मिठाइयाँ पहुंचा देते हैं। मिठाइयाँ पहुंचाने का मतलब इनको ऐसे इनकी जेब गरम कर देते हैं। अब जेब गरम करने से ये क्या करते हैं, जब फार्मर इसके पास जाता है और कहता है 10 रुपए में ले ले, वो कहता है भाई तेरी क्वालिटी खराब है, हम ले लेते, सरकार ने जो बोला हम 10 रुपए देते आपको, बट प्रॉब्लम तो ये है कि तेरा माल बड़ा घटिया है। चाहे उसका अच्छा ही माल हो बट उसके माल में कमियां निकाल, और कहा यार ये तो घटिया है, ये तो 6 रुपए से ज्यादा में बिक ही नहीं सकता। तो मजबूरी में फार्मर को लगता है 7 रुपए तो यही दे रहा है। ठीक है, तो ट्रेडर इस तरह से खेल खेलते हैं। एक बच्चे ने पूछा मेरे से कि सर ये जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाला माल है ये राशन की दुकान में जाता है, राशन की दुकान में तो बढ़िया घटिया बड़ा घटिया जाता है, तो राशन की दुकान में घटिया जाता नहीं है, बीच रास्ते में घटिया कर दिया जाता। बीच रास्ते में घटिया कैसे कर दिया जाता है वो भी सुन लो। माल तो ये अच्छा खरीदते, बीच रास्ते में घटिया जैसे कि एक बोरी में 50 किलो वीट है, ठीक है, बीच रास्ते में उसमें से 10 किलो वीट निकाल दिया जाएगा और 10 किलो मिट्टी मिला दी जाएगी या पत्थर मिला दी जाएंगी या कुछ भी, बोरी में बैलेंस कर दिया, बोरी हिला दी, बैलेंस हो गया, कहीं कुछ तो वो हो गया घटिया।
और वो 10-10 किलो वीट हर किसी से निकाल के एक अलग बोरी बन के वो अलग बेच दी जाएगी। ऐसे होता है भाई, करप्शन के कारण होता है। ठीक है, फार्मर का वीट अच्छा ही होगा बट वो करप्शन के कारण ऐसा होगा, तो छोड़ो वो अलग बात है। उसके बाद है, हाँ जी बोलो सर एक मिनट रुको, इधर पूछते हैं ऑफलाइन। हाँ, एमएसपी ना पहले हटा, एक बच्चे ने पूछा, ऑफलाइन वाले बच्चे ने, सुनो बच्चों ऑनलाइन वाले, तब ये मैंने रोका है। एक बच्चा पूछ रहा है कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हटा नहीं दिया क्योंकि उसको लग रहा है कि भाई ये बॉर्डर पे फार्मर बैठे हैं इसीलिए तो बैठे। बच्चों ना तो एमएसपी पहले हटाया था और ना अब हटाया। हुआ क्या है कि ये जो नया कुछ एग्रीकल्चर वाला कानून आया है ना, उसमें एमएसपी को जरूरी नहीं किया, हटाया नहीं। फार्मर कह रहे हैं आप उसको एक्ट बना दो, जैसे मनरेगा एक्ट था ना कानून कि आपको नौकरी नहीं दे पाए तो 150 दिन या 100 दिन का मिनिमम आपको सैलरी दी जाएगी। ऐसे ही इसमें भी एक्ट बना दो और एक्ट में तो फिर हमें उतना रेट मिलेगा। अब सरकार वो एक्ट इसलिए नहीं बना सकती क्योंकि हर किसी फार्मर की वीट अच्छी भी हो सकती है और खराब भी हो सकती है। एक्ट बनाने में तो उसे वो रेट देना पड़ेगा, वीट तो खराब क्वालिटी का भी हो सकता है, दूसरा और भी झंझट हो सकते हैं, इट में भी पॉसिबल। तो ये थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रेशर है, हटाया नहीं है। गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपको देंगे, एश्योरेंस देते हैं, बट एश्योरेंस का कोई मतलब थोड़ी होता। मैं आपको कहूँ बच्चों, मान लो मेरी बात, 100 नंबर दिलवा के रहूंगा, 100 नंबर दिलवा के दूंगा। एक बच्चा अभी कहने लगा सर लिख के दो। भाई लिख के कैसे दो, नहीं दे सकता ना। तो गवर्नमेंट कह रही है एश्योरेंस देते हैं, एश्योरेंस वो कह रहे हैं भाई एक्ट बना दे, एश्योरेंस नहीं चाहिए। यहाँ पे ये लड़ाई चल रही है। ओके, समझ आ गया तेरा डाउट? सर? हटाया नहीं है। हाँ जी बोल, कुछ बोल रहा सर राशन स्टोर में तो नहीं जाता होगा सारा कुछ, रिजर्व में भी तो जाता होगा। तो रिजर्व में तो चूहे खाते भाई उसे। हाँ तो फायदा क्या है रिजर्व का फिर? भाई जगह नहीं होती तो चूहे खाते, जगह है तो हम खाते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। उसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, जो अभी अक्षत ने पूछा वही है कि भाई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में माल जाता गए, एक तो बफर स्टॉक के लिए मेंटेन किया जाता है, मींस इमरजेंसी पर्पस के लिए, और दूसरा वहां से राशन की दुकानों में भी जाता है। बट इंडिया के पास इतना ज्यादा वीट पड़ा हुआ है, कई बार मैंने फेसबुक पे वीडियो देखे कि भाई वो वीट सड़ रहा है, मतलब रखने की ही जगह नहीं है, शेड ही नहीं है, वो नहीं दे सकती ना। एक बार सुप्रीम कोर्ट में ये केस आया, सरकार ने कहा हम फ्री में नहीं दे सकते। सर इतना फालतू का वीट पड़ा है तो एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर देते? एक्सपोर्ट इंडिया का वीट कौन लेगा भाई? तू ले लेगा राशन की दुकानों से? तो पागल, कोई नहीं लेता इंडिया का वीट। ठीक है, तो मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और राशन की दुकान मैं बता चुका हूँ, दोबारा बार बार मैं क्या रिपीट करूं। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको सारी चीजें समझा दी, सरकार ने जो जो चीजें कर रखी है इन फार्मर्स के लिए। अब कुछ डाउट पूछो, तुम लोग बीच में बहुत पूछते हो ना तो मेरा मोमेंटम टूट जाता है। अब जिसको पूछना है पूछ लो, पहले ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी पूछो, फिर ऑफलाइन का नंबर लगाओ। नहीं पूछ ये रहे, जो चलो। पीडीएस वाली फेयर प्राइस शॉप्स होती है, मतलब इसमें सिर्फ वीकर सेक्शन ही जा सकते हैं? इसमें केवल वीकर सेक्शन। ओके, तो वैसे तो ये जो राशन की दुकानें हैं ये बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए ही है, तो इनका एक राशन कार्ड बनता है, बीपीएल कार्ड बनता है और वो। लेकिन बच्चों मैं अपनी जब मैं स्कूल लाइफ में था, स्कूल लाइफ में भी नहीं, 6-7 में था, मैं राशन की दुकान में लगा हुआ हूँ। सच बताऊं पहले के लोग गरीब होते थे, तो मैं भी तो गरीब हूँगा। तो मैं राशन की दुकानों में 2-2 घंटे में नंबर आता था भाई, और वो बड़ा झिड़क झिड़क के बोलता है चल भाग गया, ऐसे बोलता। तो भाई मैं तो लगा हुआ, मुझे तो याद। ठीक है, तो वीकर सेक्शन को ही मिलता है, बट और पहले हर कोई लेता था क्योंकि ज्यादातर सभी तो वीकर थे पहले। आज से 40 साल पहले की बात बता रहा हूँ, अब थोड़ी वीकर है। तो अब तो केवल ये बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को मिलता है। किसी को और कुछ पूछना है? नहीं पूछना? चलो अब ऑफलाइन वाले बच्चे तुम पूछो। कोई ऑफलाइन वाला नहीं? अब पूछ ले लक्ष्य, अब पूछ ले। नहीं, चलो नहीं पूछ रहे। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। डू यू थिंक वेरियस मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग आर सफिशिएंट? अब आपने अभी ये वाले मेजर्स पढ़े,
कि रेगुलेटेड मार्केट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वेयर हाउस फैसिलिटीज, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज, सरकार ने ये सारे काम किए। आपको लगता है ये सफिशिएंट है? नो सर। मुझे तो नहीं लगता। अगर ये सफिशिएंट होते तो इतनी सारी गांव की आबादी गरीब नहीं होती अभी। सरकार ने ये सब पेपर पे तो कर दिए, यानी कि पॉलिसी तो बना दी है, बट इनका इम्प्लीमेंटेशन अभी प्रॉपर नहीं है। जैसे आप लोग टाइम टेबल बनाते, अपनी स्टडी टेबल के पास जो भी आपके मम्मी पापा ने आपका एक रूम दिया हुआ है मेरे बच्चों के पढ़ने के लिए, टाइम टेबल बना के बड़ा बड़ा असर लगा दिया। कोई गेस्ट आया, देखो हो ये बच्चा इतनी देर ये पढ़ता है, इतनी देर ये पढ़ता है, ये तो ऑन पेपर हुआ ना, लेकिन पढ़ता भी या नहीं पढ़ता वो तो अलग बात है ना। इम्प्लीमेंटेशन, और इम्प्लीमेंटेशन भी आप एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे लगातार, तो सरकार ने भी इम्प्लीमेंटेशन तो सरकार के लिए भी रेगुलर जरूरी है ना। 1 महीने कर लिया, अगले महीने फिर गड़बड़ हो गई, 2 महीने कर लिया, अगले महीने फिर गड़बड़ हो गई, तो इम्प्लीमेंटेशन भी रेगुलर होना जरूरी है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता ये प्रॉपर है। सरकार को बहुत काम करना है, बट करप्शन के कारण, हालांकि मोदी गवर्नमेंट इस मामले में सही है, करप्शन का कोई बड़ा केस नहीं आया। अदरवाइज पहले वाली गवर्नमेंट में तो भाई साहब 2G स्कैम, कोल स्कैम, और एक कोई फाइटर प्लेन का स्कैम था, नहीं वो तो इस वाली गवर्नमेंट में बता रहे हैं। ठीक है, तो ये इतने सारे स्कैम होते थे। फिलहाल तो मोदी गवर्नमेंट इज गुड। द गवर्नमेंट हैज टेकन वेरियस मेजर्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग। These include setting of a regulated market। या पहले तो ये बता रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स फॉलो की, कि ऐसी मार्केट बनाई जहाँ नियम कायदे कानून के साथ काम हो, encouragement to cooperative marketing, provision of infrastructure facilities, policy of minimum support price। जो ऊपर पड़ा वही तो लिख दिया दोबारा, गवर्नमेंट ने ये काम किया। All these have led to significant improvement in agriculture marketing। सबने अच्छा काम किया। However, देखो यहाँ however में तो सारा खेल, ठीक है, तो however These measures are still inadequate। अभी भी ये इंडिया की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरे नहीं हैं। For example, the correct infrastructure facilities are quite insufficient to meet the growing demands। एक तो गांव से शहर अभी तक रोड के थ्रू सारे गांव कनेक्ट नहीं है, माल लाने में उन्हें बड़ी दिक्कत होती है। मैं बोल रहा हूँ रेलवे चला, मतलब रेलवे ट्रेन चलाता है उनको माल के लिए, ये तो 1-2 जगह से चलाता होगा, पूरे इंडिया से कैसे चला सकता है। आप अगर कभी ट्रेन से जाओ तो आपको ही टिकट नहीं मिलती होगी, पता है ना, मतलब रिजर्वेशन नहीं मिलता। सुना है ऐसा? ट्रेन में तो गए नहीं होगे तुमने, प्लेन में जाते हो तुम लोग। ओके, उसके बाद आगे है स्टोरेज फैसिलिटीज आर आल्सो इनएडिक्वेट। सरकार वेयर हाउस बना देती है, वेयर हाउस की मेंटेनेंस नहीं, मेंटेनेंस नहीं है, मतलब छत टूट गई तो टूट ही गई, थोड़ा सा भी पानी आ जाएगा तो भाई बीट तो सारा खराब, राइस तो सारा खराब। अब उस छत की रिपेयर कौन करे? रिपेयर के लिए पहले अलग से कमेटी बैठेगी, उसमें छत को देखा जाएगा, देखने के बाद फिर वो अपनी मीटिंग करेंगे जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग करते हैं, उसके बाद वो पास होगा, उसके बाद किसी ठेकेदार को दिया जाएगा, तो ठेकेदार मुआयना करेगा, तो तब तक तो भाई बीट पूरा ही खराब हो जाएगा। ऐसा होता है सरकारी काम। ठीक है, a lot is to be done as far as processing units are concerned। मेरे ख्याल से तो पहले पैरे में बता दिया, बहुत अच्छे काम किए सरकार ने, अच्छी बात है, लेकिन हाउएवर में तो सारा मेन पॉइंट, और इसमें इवन करप्शन के बारे में नहीं बताया जो मैंने रियलिस्टिक चीजें आपको बताई, क्योंकि सारी रियलिस्टिक चीजें लिख नहीं सकते ना पेपर में, तो फिर पेपर के हिसाब से चलना होता है। किसी को क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ पूछना है? ऑनलाइन नो, ऑफलाइन अब तो ये बोलना पड़ता है, बराबर बराबर आ रहे हैं यार दोनों। ऑफलाइन में पूछना है? नहीं पूछना। क्वेश्चन 10 पे चले बच्चों। ईशान तू बीच में पूछ रहा था फिर तो चुप हो गया, क्या बोल रहा था ईशान? सर मैं ये कह रहा था कि लॉ सफिशिएंट है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं है। तो वही तो हम बता रहे थे। नहीं क्या सर, बता आपने बता दिया पहले। तो फिर दोबारा क्यों बता रहा था तू? चल ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आओ। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन? बच्चों ये थोड़ा 9-10 में साइंस में भी पढ़ा होगा। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन में 2 चीजें आती, और वो 2 चीजें कौन कौन सी हैं? एक तो क्रॉप रोटेशन। अब क्रॉप रोटेशन, अब मैं ऑफलाइन वाले बच्चों को मौका दूंगा, ये बच्चे बड़े नाराज चल रहे हैं कि आप हमें तो मौका देते नहीं हो।
और ऑनलाइन वाले बच्चों से पूछते रहते हो। चलो अब ऑफलाइन में कौन क्रॉप रोटेशन बताएगा? हमारे बीच में कौन आया हुआ है? लक्ष्य, लक्ष्य ही है ना तेरा नाम? हाँ, लक्ष्य अग्रवाल, महाराजा वाला बच्चा, बता भाई। क्रॉप रोटेशन होता है सर जब फार्मर के पास मान लो 2 लैंड होते हैं, तो एक लैंड पे इंट्रोडक्शन मतलब फार्मिंग कर लेता है, बाद में वो फार्म को तो हार्वेस्ट करके दूसरे फार्मर दूसरे लैंड पे फार्मिंग करने जाता है, दूसरा लैंड चला देता है जिससे फर्टिलाइजर जिसके पास एक ही लैंड हो फिर। हाँ जी, अलग अलग टाइम पर। अच्छा इंटेलिजेंट है, बस झूठ बोलता है। चलो ठीक है, तो से हमने ठीक बताया, ठीक है। सुनो, क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है? ये 9th 10th में साइंस में पढ़ा होगा कि अगर आप बायो में पढ़ा है, किसमें पढ़ा है? अगर सर, आप बार 8th बार में। 8th में पढ़ा है, तू बड़ा अच्छा बच्चा है। सर SST में पढ़ा था। मुझे नहीं पता है सर बायो में। कोई बायो में पढ़ा है, कोई एसएसटी में पढ़ गया है, पता नहीं कहाँ पढ़ गया है। चलो कोई बात नहीं, पढ़ तो रखा है ना। बार बार आप एक क्रॉप को लगाओगे तो उसकी फर्टिलिटी पावर डाउन होती जाएगी, तो बेटर है क्रॉप को बदल बदल के लगाओ। क्रॉप के बदल बदल के लगाने से उसकी फर्टिलिटी पावर मेंटेन रहती है। यही है ना बच्चों, देसी समझ आया बच्चों? तो एक तो क्रॉप एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आता है, तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज, ये हम पहले डिस्कस कर चुके। एग्रीकल्चर पे ही केवल डिपेंड नहीं रहना है फार्मर्स को, एक्स्ट्रा इनकम के लिए उसको अदर चीजों पे भी डिपेंड रहना है। जैसे जब एमसीक्यूज की आप प्लानिंग करते हो, पेपर है ऑनलाइन, एक ही बच्चे पे डिपेंड रहते हो, एक ही गूगल बाबा पे डिपेंड रहते हो? नहीं भाई, आप 2-3 बच्चों से पहले ही रात को फोन पे बात कर लेते हो। हाँ भाई क्या देखें, कुछ ऐसा सीन है, ऐसे ही होता है ना बच्चों। और गूगल बाबा तो बाद में है ही, बट गूगल से गलत आंसर आते हैं बच्चों, पहले बता रहा हूँ। क्योंकि गूगल से गलत आंसर क्यों आते हैं वो रीजन सुनो। आप जिस लेवल का पूछ रहे हो उस लेवल पे, और गूगल पे पता थोड़ी है लेवल, हालांकि आप डाल दोगे अंडर 12 ऐसे ही कुछ डालोगे ना कुछ, तो गूगल पे चीजें कई बार गलत होती है, तो उस पर ज्यादा विश्वास मत करना। और दूसरे बच्चों पे विश्वास करोगे हो सकता है आपकी तरह लल्लू। लेकिन लेकिन हम तो प्लानिंग की बात कर रहे हैं, और प्लानिंग की बात ये है कि आप किसी एक बच्चे पे डिपेंड नहीं रह सकते। तो ऐसे ही फार्मर भी या गांव के लोग भी केवल एग्रीकल्चर पे डिपेंड नहीं रह सकते, वो अनसर्टेन होता है, तो उनको एक्स्ट्रा इनकम के लिए डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशिंग, हॉर्टिकल्चर, इन चीजों पे डिपेंड रहना पड़ेगा। हॉर्टिकल्चर तो वैसे एक तरह का एग्रीकल्चर ही हो गया, ठीक है, लेकिन पढ़ते हैं। चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। Agriculture plays a very important role in economic development, ये तो कहानी है। However, the vast majority of rural people work on land, ये भी कुछ नहीं है, छोड़ो। मेन तो उसी पर आ जाओ यार, सिग्निफिकेंस और डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर पे आ गए। 2 पॉइंट तो मैंने बता दिए ना बच्चों टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन में। पहला बता दिया डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, और दूसरा बता दिया डाइवर्सिफिकेशन प्रोडक्शन एक्टिविटीज, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री वाली चीजें हमने डिस्कस करी। तो सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर में, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज नेसेसरी फॉर रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया. It is because of the fact that there is a greater risk in depending exclusively on agriculture. बहुत ज्यादा रिस्क है केवल एक्सक्लूसिवली आप एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो जाए, क्योंकि एक तो सीजनल ऑक्यूपेशन है, एग्रीकल्चर इन इंडिया इज सीजनल. ड्यूरिंग द ऑफ सीजन इट बिकम्स डिफिकल्ट, इट फाइंड एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिलेगी. क्यों नहीं मिलेगी बच्चों? अब आपने आज सीड्स लगाए, 3 महीने बाद कट करने क्रॉप, 3 महीने के लिए तो खाली हो गए, क्या करोगे? इससे अच्छा कोई और काम कर लो ना, और ऐसा काम करो कि गांव में ही रहो, क्रॉप की देखभाल भी करते रहो, तो वो तो बेटर है, वो एनिमल हस्बेंड्री वाला ही टाइप हो गया ना. Therefore, diversification of production activities become essential to provide alternative employment opportunities. पहला पॉइंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए. दूसरा, हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड. इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है और लैंड धीरे धीरे अब छोटा होता जा रहा है. छोटा होता जा रहा है मीन्स
एक फार्मर के 4 बच्चे तो वो फिर 4 में डिवाइड हो जाएगा, फिर आगे पॉपुलेशन फिर डिवाइड हो जाएगा, तो लाइन छोटा होता जा रहा है। तो इसलिए अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए तो अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो देयर इज ए हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड, सो देयर इज एन अर्जेंट नीड टू शिफ्ट द वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अलाइड। और लास्ट है हाई लेवल ऑफ इनकम। अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए तो ये काम तो करने पड़ेगा। ये 3 रीजन लिखे हुए हैं। समझ आया बच्चों? पूछना है कुछ किसी को? नहीं पूछना? बोर हो रहे हो ना? क्या करें? ऑनलाइन वाले बच्चे तुम ज्यादा हो रहे हो, जब ऑफलाइन वाले बच्चों के मुंह सूजे हुए हैं। पता नहीं एग्रीकल्चर की बात। अभी इनको कहानी बता देते ना मेरे साथ पेट्रोल पंप पे कैसे धोखा हुआ, तो अभी ये खुश हो जाते। हाँ ये बता दो सर। अरे मेरा कट गया, चलो कोई बात नहीं। चलो छोड़ो, बताते हुए भी शर्म आ रही है यार कैसे। चलो छोड़ो। Do you think a shift from subsistence farming to commercial farming is a useful proposition for the rural farmers? मतलब अब इसमें ऑनलाइन वाले बच्चों को मौका दूंगा। ईशान बहुत उत्साहित हो रहा है आंसर देने के। ईशान बताओ, सबसिस्टेंस फार्मिंग का पहले मीनिंग बताओ। सर खुद के लिए क्रॉप ग्रो करना। खुद के लिए। और बच्चों इंडिपेंडेंस से पहले ज्यादातर सबसिस्टेंस फार्मिंग होती थी, ठीक है, खुद के लिए प्रोडक्शन करना, मार्केट में बेचने के लिए। ईशान अब बताएगा कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है। सर एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोड्यूस जरूरी करना। नहीं है एक्सपोर्ट करना बच्चों। ईशान बोल रहा है एक्सपोर्ट करना। एक्सपोर्ट करना जरूरी नहीं होता, मार्केट में बेचने के लिए क्रॉप प्रोड्यूस करना। अब चाहे वो कैश क्रॉप हो या फूड क्रॉप, बट मार्केट में बेचने के लिए। अब क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनो। कुछ बच्चों को मीनिंग नहीं पता था, इसलिए मैंने ईशान के से मीनिंग कंफर्म कराया। डू यू थिंक ए शिफ्ट, अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते, इंडिया में सबसिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग शिफ्ट तो हो रही है, ये तो पक्का है। इंडिपेंडेंस से लेके अब तक ऐसा तो हो रहा है। इज ए यूजफुल प्रोपोजिशन फॉर द रूरल फार्मर्स, मतलब क्या ये अच्छा है रूरल फार्मर्स के लिए? तो मेरे हिसाब से तो ये अच्छा ही हुआ कि पहले वो, और ये इसमें अच्छा क्या है ये भी डिस्कस करना है, क्योंकि अगर मटेरियल आपको बढ़ाना है। और इसमें अच्छा ये है कि पहले अगर सबसिस्टेंस फार्मिंग होती थी तो प्रोडक्शन फार्मर केवल उतना करता था कि उसकी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड हो जाए। और उसको भूख लगती कितनी होगी? आपको भूख लगती कितनी? मम्मी कहती खा ले खा ले, ज्यादा नहीं खाते हो ना? इसी बात पैसा कहाँ जाता है फिर तुम्हारे मम्मी पापा का? फूड में तो नहीं जाता होगा। कहाँ जाता है बच्चों? लग्जरी आइटम्स में जाता है। ठीक है, पैसा तुम्हारा कहाँ जाता है? लग्जरी आइटम्स में। ठीक है, फूड में कभी भी पैसा नहीं लगता, क्योंकि हमारी भूख इतनी नहीं है। अब वापिस अपने पॉइंट पर आओ। सबसिस्टेंस फार्मिंग में फार्मर का मोटिवेशन टू वर्क कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि उसकी नीड ही कम है। अगर वो जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन करेगा वो प्रोडक्शन खराब हो सकता है, क्योंकि उसके पास वेयर हाउस फैसिलिटीज होती नहीं और नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसका एटीट्यूड चेंज होता है, एटीट्यूड चेंज होने का मतलब सबसिस्टेंस से कॉमर्शियल में जाना, यानी कि मार्केट में बेचने के लिए। मार्केट में बेचने के लिए मतलब प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अब प्रॉफिट के लालच में वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहेगा। मोटिवेशन टू वर्क बढ़ गया। इससे उस फार्मर का क्या फायदा है? उसकी इनकम बढ़ गई। कंट्री का क्या फायदा है? जीडीपी बढ़ गया। कंट्री का एक और क्या फायदा है? अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है तो कंट्री एक्सपोर्ट भी करती है। हालांकि मैं आपको मजाक के लिए बोल रहा था इंडिया का वीट कौन खरीदेगा, बट इंडिया भी वीट एक्सपोर्ट कर सकती है। अभी तक मुझे नहीं लगता किसी को किया होगा। राइस तो बहुत करती है। इंडिया के बासमती राइस का वर्ल्ड फेमस है बच्चे, तो यूएस भी जाता है और भी बहुत कंट्री में जाता है। तो राइस तो बहुत एक्सपोर्ट करती है। मैं वीट की बात कर रहा था। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो कॉमर्शियल हो जाएगा तो एक तो इंडिया का जीडीपी बढ़ गया, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ गया। एक्सपोर्ट बढ़ने पर फॉरेन करेंसी भी आएगी, जो और एक्सपोर्ट बढ़ने पर बीओपी थोड़ा सरप्लस की तरफ मूव करेगा। ठीक है ना? समझ आ रहा है ना पॉइंट? कितने कितने फायदे होने शुरू हो जाएंगे। तो ये डिस्कशन करना है। आप एक बार देखते हैं इसमें क्या लिखा हो। और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे पता है बच्चे बोर हो गए हैं और मैं ज्यादा बोर करना नहीं चाहता बेकार में।
मुझे गालियां देते रहो। ए शिफ्ट Sir? फ्रॉम, हाँ जी, सर इसका आंसर नो भी तो हो सकता है। पहले इसको पढ़ लें फिर आपके डाउट ले लें। Okay. अभी हमने किया क्या है, बुक का कहाँ किया है अभी, ठीक है। तो ए शिफ्ट फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग इज ऑलवेज यूजफुल। सबसे तो बोला है कि इससे तो फायदा ही है, क्योंकि मोटिवेशन टू वर्क या बहुत सारे मैंने फायदे बताए। प्रोवाइडेड दैट शिफ्ट इज इकोनॉमिकली वायबल। अब यहाँ कंडीशन लगा दी, और कंडीशन क्या लगा दी है कि वो शिफ्ट इकोनॉमिकली वायबल हो। अब इकोनॉमिकली वायबल का मतलब यहाँ पे सुन लो, एक तो होती है थ्योरी, थ्योरी मैंने समझा दी आपको कि आपको लगेगा हाँ 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 ये तो बढ़िया, लेकिन कमर्शियल फार्मिंग बच्चों तब होगी जब आप मशीनरी का यूज ज्यादा से ज्यादा करोगे। मशीनरी का यूज ज्यादा से ज्यादा तब होगा जब आपका बड़ा पीस ऑफ लैंड होगा, तभी तो मशीनरी यूज कर सकते हो। मान ली मेरे पास इस रूम के बराबर लैंड है, इसमें ट्रैक्टर कैसे करूं, बस आगे पीछे ही होगा वो, मशीनरी का यूज तो नहीं हुआ ना फिर इसमें। तो मशीनरी का यूज तब अच्छा होता है जब आपका बड़ा पीस ऑफ लैंड हो। बट मेजॉरिटी ऑफ इंडिया में स्मॉल फार्मर्स होते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, और उनके पास लैंड का पीस जो होता है वो छोटा होता है। तो एक तो होगी थ्योरी कि भाई हाँ करना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। प्रैक्टिकली भी तो करके देखो कि क्या कर पा रहे हैं, क्या वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर मशीनरी का यूज कर पा रहे हैं कमर्शियल फार्मिंग के लिए। तो ये भी डिस्कस करना है, वही तो लिखा हुआ है। Provided that shift is economically viable in India, most farming land is held by small number of farmers. A large number of farmers operate small farm holding smaller than even 1 hectare in size. यानी कि ज्यादातर जो फार्मर्स हैं वो गरीब हैं, छोटे छोटे फार्मर्स हैं, उनके पास पीस ऑफ लैंड का एरिया छोटा है। मुझे नहीं पता, ठीक है। उसके बाद आगे है बच्चों, एक बच्चा पूछ रहा था 1 हेक्टेयर कितना हुआ। भाई मुझे मैथ्स का टीचर समझ रहा है, मुझे नहीं पता 1 हेक्टेयर कितना होता है। सर आती तो है आपको? मैथ्स कहाँ आती है, प्लस माइनस ही तो आती है बस। सर शायद 100 स्क्वायर मीटर होता है। मुझे नहीं पता कितना होता है, लेकिन 100 स्क्वायर मीटर नहीं होता, ये पक्का है। चलो, शिफ्टिंग फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग इज इकोनॉमिकली वायबल ओनली व्हेन होल्डिंग्स आर लार्ज। यानी कि ये तभी फायदा होगा जब बड़ा पीस ऑफ लैंड। और बड़ा पीस ऑफ लैंड कैसे हो सकता है, या तो गवर्नमेंट ने वो किया था ना, बिखरे हुए लैंड थे उनको इकट्ठा करके दे दिया, कंसोलिडेशन सरकार ने किया। भी एक दूसरा भी है कोऑपरेटिव फार्मिंग। बड़ा पीस ऑफ लैंड तो ऐसे भी हो जाएगा ना बच्चे, छोटे छोटे फार्मर्स जिनका बॉर्डर आपस में लगता है, ये नहीं कि दूर का और पास का, वो कैसे लैंड मिला लेंगे। छोटे छोटे फार्मर जिनका बॉर्डर आपस में मिलता है, लैंड का बॉर्डर, वो आपस में अपने लैंड को मिला ले, बड़ा पीस ऑफ लैंड हो जाएगा, और उसको क्रॉप, जो भी क्रॉप है उसको अपने लैंड के रेशियो में बांट ले। तो इसमें लिखा ये तो था, विद इन द एडॉप्शन ऑफ मैकेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज विच इन टर्न डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ फार्मिंग। ये तो सब वो लिखा है कि मशीनरी का यूज करोगे तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, कॉस्ट ऑफ फार्मिंग डिक्रीज होगी, और इससे फार्मिंग अच्छा हो जाएगा। मैकेनाइजेशन इज नॉट इकोनॉमिकली वायबल व्हेन होल्डिंग्स आर स्मॉल। ये तो वही चीज लिखी है जो पहले थी। दिस डेटर्स द स्मॉल फार्मर्स फ्रॉम शिफ्टिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। ये लाइन इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि उनके पास पीस ऑफ लैंड छोटा होता है, इसलिए वो मजबूरी में कमर्शियल फार्मिंग में नहीं जा पा रहे हैं। Instead, they stick to subsistence farming. Subsistence farming does not generate any surplus or profit, but it certainly ensures that the necessary. बाकी तो कहानी लिखी। बच्चों अब मुस्कान पूछे, मुस्कान बोलो क्या पूछ रहे थे? और मैं कह रही थी कि जैसे इसका आंसर यस है, वो भी तो हो सकता है। नो, रीजन बताओ नो क्यों? क्योंकि सर हमने अभी पढ़ा कि अगर जो फार्मर है वो अपना प्रोड्यूस सेल करने जाएगा तो उसका एक्सप्लॉयटेशन होगा, और उसको इतनी नॉलेज भी नहीं है कि उसको इतने प्राइस बेचना है। बट वहीं पे अगर एक अर्बन फार्मर होता रूरल की जगह, तो उससे ज्यादा नॉलेज होती, तो उसका इतना एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता। तो उसके अर्बन केस फार्मर, में अर्बन एरिया में फार्मर कैसे होता, शिफ्ट और हो उसको गया नॉलेज जैसे कैसे होती? फार्मर को तो कभी नॉलेज नहीं होती, वो तो इलिटरेट होते हैं ज्यादातर। और अर्बन एरिया में फार्मर कैसे होता? सर कंपेयर करें अगर तो रूरल वाले में कम नॉलेज है ना। नहीं तो अर्बन एरिया में फार्मर कहाँ से आ गए? एग्रीकल्चर तो रूरल एरिया में ज्यादातर होती है। सर अमीर फार्मर है कोई,
वो अर्बन एरिया में रहे। ओ माय गॉड, अमीर फार्मर भी रूरल एरिया में रहते हैं मैडम। ठीक है, वो शहरों में नहीं रहते फिर वो। सर पंजाब रूरल एरिया थोड़ा ना है। पंजाब रूरल एरिया में, पंजाब में सिटी भी है और पंजाब में गांव भी है। तो पंजाब जलंधर पठानकोट ये तो सिटी है, लेकिन ये जलंधर डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट में इनमें गांव भी बहुत आते हैं। जाके तो देख, तभी तो पूछ, पहले पता तो कर ले लल्ला। पठानकोट में भी गांव है, जलंधर में भी गांव है, सिटी में गांव नहीं होते। ठीक है, जैसे वैसे तो आप मुस्कान बोल रही है दिल्ली आपको लगेगा गांव नहीं है, बट दिल्ली में भी गांव है और फार्मिंग भी होती है, तो फिर जलंधर में नहीं हो सकती होगी क्या? सोचो खुद ही। ठीक है मुस्कान, तो वो Yes, थोड़ा sir. पॉइंट थोड़ा अलग हो गया, वो इससे कनेक्टेड नहीं। तो ठीक है बच्चों, तो इस संडे को टेस्ट नहीं रख रहे हैं क्योंकि ज्यादातर स्कूलों का था, लेकिन कोई ये ऑप्शन ही और संडे को होगा। इस संडे को मैंने केवल इसलिए नहीं, पिछले संडे में कुछ रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया था। और बच्चों ये एक क्लास और रह गई है और एक मैं बुक बता दूंगा आपको, वो बुक खरीदनी है जिसमें असर्शन, रीजनिंग, एमसीक्यू सब क्वेश्चन है। तो मैं मास्टरमाइंड वाली बुक भी चेक कर रहा हूँ, मैं ओसवाल वाली बुक भी चेक कर रहा हूँ, मैं अरिहंत वाली भी चेक कर रहा हूँ, मैं टुगेदर भी चेक करूँ। तो जो मुझे ठीक लगेगी वो मैं आपको बोल दूँ। ठीक है, तो ठीक है फिर बच्चों, बाय बाय, टाटा। बाय बाय सर। ओके सर, बाय।